नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से आ चुका हूं आपके सामने दोबारा से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेली ये क्लास चलने वाली है आपकी जीएस की प्रैक्टिस सेट। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, ठीक है। 6 जो कल था वो 2 पार्ट में हो गया है, एक 6 पहले वाला, एक कल जो कराया था मैं, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ भी लिख लीजिए, ये आरपीएफ के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। 10 प्रश्न यहाँ पे हैं, मैं किस तरीके से इनको तोड़ मरोड़ के आपको समझाऊंगा, नोट्स बनाते रहिए। सबसे पहली मैं आपको बात बता दूं, क्लास को लेने से पहले जो भी विद्यार्थी मेरी क्लास को सीरियस होकर देख रहा है वो पहले तो मेरे नाम से या अपने नाम से एक नोटबुक बना ले कि ये जीएस की प्रैक्टिस सेट की नोटबुक है। ये मेरे जो नोट्स हैं पीडीएफ में बेशक दे देता हूं आपको, लेकिन लाइव क्लास में अलग बनाइए। बाद में आप खुद के ही नोट्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें समझ आता है अपनी ही लैंग्वेज में लिखे हुए नोट से, सामने वाले की लैंग्वेज से नहीं, ठीक है। वही कहना चाह रहा हूं मैं। ये क्वेश्चंस कराऊंगा लाइव, आप बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं उससे पहले एक नोटबुक बनाइए अच्छे से, जीएस प्रैक्टिस सेट करके डेली वहां पे ये क्वेश्चंस लिखिए, पीडीएफ में देता हूं वहां से पढ़िए, ठीक है ना। बिना नोट्स बनाए अगर आप सिंपल वीडियो लेके बैठे हुए समझ नहीं आएगा मेरे भाई। एग्जाम निकालना है आपको, जस्ट कोई खेल नहीं चल रहा है। 5 से 6 महीने मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मेरे साथ खड़े रहिए, एग्जाम क्वालिफाई करा देंगे, गारंटी है। चलिए, बाकी किसी को कोई इश्यू आए, कोई दिक्कत आए, कमेंट में मुझे बताएं। सबसे पहला प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा कौन थी, कौन सी थी। यहाँ पे थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, कौन सी थी मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि आपको कल ही मैंने एक प्रश्न कराया था, आई थिंक मुझे ध्यान आ गया, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो मैंने कल आपको बताया था मुगल काल के जो शासक थे, बोला था मैंने, आज मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा, मैंने कल क्लास देखा बहुत छोटा छोटा आ रहा है, कोई बात नहीं। मुगल काल के जो पहला पहला शासक जिसे कहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं मुगलों ने राज किया है हमारे ऊपर, तो मुगल काल का पहला जो शासक था मैं वो बताऊंगा। पहला शासक था, मैंने बोला था जहीरुद्दीन, बाबर का नाम पूरा बोला था मैंने आपको, जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। जहीरुद्दीन बाबर पहला शासक था। अंतिम शासक भी मैंने आपको कल बताया था, याद रखिएगा, चीजों को भूलना नहीं है, कल वाली वीडियो से ही आ गई, कहीं मैंने रिलेट कर दिया प्रश्न को। अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। क्या था साथियों, बहादुर शाह जफर। कोई मिस्टेक बाई मिस्टेक हो जाए कमेंट में बताइएगा। अब पूछ रहा है मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, यानी कि मुगल काल में कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो यहां पे मैं आपको बता दूं फारसी, इसका आंसर हो जाएगा फारसी भाषा बोली जाती थी, ठीक है। साथ के साथ करते चलेंगे, बाकी आपको बताते चलेंगे, ठीक है। समझ गए आप, ओके। सेकंड प्रश्न फारसी हो गया, ओके। सेकंड प्रश्न यहां पे दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न बन रहा है आपका। सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, मन लगाकर। भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस, देखिए जिस चीज को मैं बताने जा रहा हूं उसको स्वशासन दिवस भी कहते हैं, स्वशासन दिवस, स्वशासन दिवस भी कहते हैं। और ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है साथियों। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, बार्क, BARC का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो बार्क की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए बार्क जो है वो एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। बार्क का जो थर्ड क्वेश्चन है उसका प्रश्न है बार्क का पूर्ण रूप क्या होगा, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगर इंग्लिश वाले कैसे समझेंगे तो बता देता हूं, भाभा परमाणु को यहां पे हो जाएगा एटॉमिक, एटॉमिक रिसर्च सेंटर,
है ना, समझ गए? ठीक है, भाभा परमाणु एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन जैसे आया तो ऐसे आएगा, बार्क में बेसिस करके आर्किटेक्चर, मतलब 4 अलग अलग तरीके की स्पेलिंग लिखी होंगी, बीच में ये भी फंसा होगा, वहां से आपसे पूछेगा इस प्रश्न का आंसर क्या है, तो आपको राइट कर देना। क्वेश्चन नंबर 4, टूटीकोरिन बंदरगाह कहां पर स्थित है? आप भी जानते हैं हमारे भारत में बहुत सारे बंदरगाह हैं, यानी कि पोर्ट्स हैं, तो बताता हूं मैं आपको टूटीकोरिन बंदरगाह कहां है। देखिए, टूटीकोरिन बंदरगाह होता है तमिलनाडु में। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, ओके, तमिलनाडु में पड़ता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए भारत में कितने बंदरगाह हैं, टोटल कितने बंदरगाह हैं भारत में? अगर जिसको पता है वो बताए, जिसको नहीं पता है वो सीखे। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है टूटीकोरिन बंदरगाह। सेकंड मैं बता रहा हूं, जो बंदरगाह है हमारे यहाँ करीबन 13 बंदरगाह हैं हमारे, बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं वो भारत में 13 प्रकार के हैं। समझाता हूं आपको, 13 पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, यहाँ पे बंदरगाह लिख देते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, 13 बंदरगाह। 13 कैसे कैसे हैं देखिए, ये हो गया यहाँ पे अरब सागर में। ठीक है, यहां पे हो गए 6 प्लस ये हो गया बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी यहां पे हो गया 6 + 1, यानी कि 7 और 6 13 बड़े बंदरगाह हैं भारत में। ठीक है, प्रश्न क्लियर? टूटीकोरिन बंदरगाह कहां बताया मैंने आपको? तमिलनाडु में। समझ में आ गया? अगले प्रश्न की ओर चलता है। कोई बात नहीं, रेड वाला मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा, ब्लैक को यूज करेंगे अपन, है ना। चलिए, टूटीकोरिन बंदरगाह कहां पर स्थित है? प्रश्न का आंसर दे दिया है। यहां पे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और लास्ट टाइम भी पूछा गया था 2019 में। ठीक है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? जैसे कि आपको पता है हमारा जो शरीर है काफी ज्यादा पानी की मात्रा से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं नमक कितना पाया जाता है, तो हम बात कर लेंगे नमक के ऊपर। ठीक है, नमक के ऊपर बात कर लेंगे। मैं मार्कर चल नहीं रहा, एक सेकेंड वेट कीजिएगा ना। एक सेकेंड साथी, वेट कीजिएगा, वेट 2 मिनट, एक सेकेंड। हाँ, तब तक आप कंटिन्यू रखिए। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है ये बताइए। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं, रुक जाइए। ठीक है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो नमक की मात्रा बताने के लिए मैं आपको बता दूं 0.4%। 0.4%। ठीक है, 0.4% का मतलब हो गया कि अगर कोई व्यक्ति 50 किलो का है, ठीक है, तो उसके अंदर 0.5% करीबन 200 ग्राम नमक पाया जाएगा उसकी बॉडी में। ठीक है, आ गया समझ? ठीक है, हमारे शरीर में कितने नमक की मात्रा होती है? तो 0.4% का आंसर होगा। और हमारे शरीर में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? 206। बच्चों में कितनी पाई जाती हैं? 275 से लेके 300 तक। ठीक है, शिशु में पाई जाती है 275 से लेके 300 तक, और 206 होती है ह्यूमन बॉडी में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, समझते हैं आप, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? किसको चुना गया, बात कर लेते हैं किसको चुना गया था। सबसे पहली बात बता दूं आपको कि जो प्रश्न मैं बिगाड़ रहा हूं वो आप लिखते जाइएगा, बिकॉज उतना ज्यादा बर्डन नहीं करनी ये चीजें। ठीक है, क्या बताया? किसे संघ लोक सेवा आयोग का यूपीएससी का अध्यक्ष
जैसे कि आपको बता दूं यूपीएससी का अध्यक्ष का मतलब हो गया जो आपका यूपीएससी का अध्यक्ष बोलते हैं सुनीता, ठीक है, सुनीता। एक सेकंड मैं यहाँ पे गलत लिखा हूं क्या, प्रीति करके कुछ, हाँ प्रीति करके, एक सेकंड ना, एक सेकंड थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लूं। प्रीति सूदन, हाँ ठीक है। तो किसे संघ लोक सेवा का आएगा तो जाएगा प्रीति सूदन, प्रीति सूदन। ये है यूपीएससी की प्रेजेंट में अध्यक्ष, ठीक है। क्वेश्चन अगर बनेगा यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है या चेंज कौन से हो गए तो वो बनेगा प्रीति सूदन। और अच्छा एसएससी के बता दीजिए, आपको पता हो तो बताइए। एसएससी के मैं आपको बता देता हूं, एसएससी के हैं गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्णन, ठीक है, गोपाल कृष्णन। ओके, अब गोपाल कृष्णन आने के बाद यहाँ पे जो 6 नंबर का प्रश्न है उसका आंसर हमने कर दे दिया आपको, प्रीति सूदन यूपीएससी की प्रेजेंट में अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, यानी कि इसको कौन सा देश ऑर्गेनाइज करता है। तो देखिए रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है, ठीक है ना, रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है वो 1957 में देना स्टार्ट हुआ था। और ये किन किन को मिल चुका है ये मैं आपको बता देता हूं। फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है इसको, फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है, ठीक है। लिख लीजिए, मेरी आवाज पे ज्यादा कंट्रोल रखिएगा क्योंकि वहां पे बिगड़ रहा है, सब बार बार लिखना पड़ रहा है इसलिए, ठीक है। आवाज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है। अभी तक किन किन को मिल चुका है ये देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। विनोबा भावे, अन्ना हजारे को मिल चुका है, अपने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है। ये प्रश्न है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में से ही प्रश्न बनेंगे। 4th रवीश कुमार को मिल चुका है, ठीक है, ओके। इन 4 को मिल चुका है मैग्सेसे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑर्गेनाइज किया जाता है फिलीपींस की गवर्नमेंट से। बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि आपको बता दूं, बैंकॉक कहां की राजधानी है, बताइए कहां की राजधानी है बैंकॉक। फोन आ रहा है, एक सेकंड रुकना। हेलो, बाद में कॉल करता हूँ ना, फ्री होकर, ठीक, बिजी क्लास में, ओके, ठीक है। बैंकॉक कहां की राजधानी है, थाईलैंड की, ठीक है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। चलिए समझ में आया आपको, बैंकॉक राजधानी है थाईलैंड की। और बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है तो वो है चाओ फ्राया, ये नदी का नाम है चाओ फ्राया। इस नदी के पास थाईलैंड में बैंकॉक के किनारे ये नदी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर रखा था। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर रखा, कहां का रख दिया था वो पूछ रहा है प्रश्न में। तो इसका आंसर हम करेंगे सबसे पहले
कि अलीनगर रखा है ना, हाँ, तो अलीनगर रखा था उसने कोलकाता का, यानी कि कलकत्ता का नाम रखा था अलीनगर, और वो बंगाल का नवाब था, यानी कि बंगाल का राजा था सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल का, ठीक है, सिराजुद्दौला। किस शहर का नाम अलीनगर रख दिया था? कलकत्ता का, कलकत्ता का। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, भारतीय अनुसंधान बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, फ्यूचर में काम आने वाली चीजें हैं, एग्जाम में बार बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको, बार बार पूछेगा। तो भारतीय अनुसंधान, ये पूछ रहे वन अनुसंधान कहाँ है, तो इसका हम आंसर बता देंगे, उत्तराखंड में है ये। कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड, देहरादून में, उत्तराखंड देहरादून में ये अनुसंधान पड़ता है, भारतीय अनुसंधान। ठीक है, चलिए प्रश्न आगे समझ में, एक बार रिपीट करते हैं आपको समझाने के लिए। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मैंने आपको बताया था फारसी, लिखा हुआ है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। बार्क का पूर्ण रूप क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मैंने आपको बताया था। तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 0.4%। ओके, किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? वो है प्रीति सूदन। ठीक है, और एसएससी के कौन है? गोपाल कृष्णन। एसएससी के कौन है? गोपाल कृष्णन। ओके, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस। 1957 में इसका शुभारंभ हुआ था। और रवीश कुमार, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, विनोबा भावे, इन लोगों को मिल चुका है अभी तक, अगर ऑप्शन में आए तो। बैंकॉक किस नदी के किनारे है? तो मैंने आपको बताया था, चाओ प्राया। ठीक है, ये नदी का नाम है। और ये बैंकॉक राजधानी कहाँ की है? थाईलैंड की। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर रखा? कैलकाटा का, यानी कि कलकत्ता का। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। भारतीय वन अनुसंधान कहां पर स्थित है? ये बताया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेके आते हैं, आई होप आप समझ पाएंगे। अगला प्रश्न जो है, बात कर लेते हैं इस प्रश्न के ऊपर। देखिए, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, लिखा हुआ है, ड्रोन नीति वाला राज्य कौन सा है? यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है, ड्रोन नीति वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सभी लोग जो क्लासेस देख रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बना लीजिएगा। बिना नोट्स के आपको कुछ समझ में आने वाले नहीं है, तो कम से कम नोट्स बनाइए और पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ उनको पढ़िए। ड्रोन नीति वाला राज्य कौन सा है? तो बात कर लेते हैं, ड्रोन नीति किस राज्य ने अपनाई है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी है। मंजूरी किसने दी है? अच्छा, ये बताइए, हिमाचल प्रदेश के अभी के सीएम कौन है? अभी के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, ये हैं प्रेजेंट टाइम के सीएम। हिमाचल प्रदेश को जब ये मंजूरी दी गई थी तो किसने दी थी? जयराम ठाकुर ने। कब दी गई थी? 2022 में। क्लियर हो गया प्रश्न? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी याद रखिएगा, बहुत अच्छे से समझाता हूं, समझ आ जाएगा। पहला प्रश्न क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का स्रोत क्या है? जो सूर्य की सनलाइट है उसका स्रोत क्या है? देखो बता दूं, विटामिन डी। विटामिन डी समझते हैं? विटामिन डी को संचलित करना, यानी कि अगर आप जब आप देखते हैं, हम ह्यूमन बॉडी को विटामिन डी
मिलता है सूर्य की रोशनी से, किरणों से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात कर लेते हैं विटामिन के नाम। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये विटामिन हैं, इनके मुझे आप नाम बताइए, केमिकल नेम क्या होते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का होता है थायमीन, सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं जिसमें। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। मेरे वर्डों पे ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पे कुछ हो जाए तो। विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल और विटामिन ए का होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है, समझ आ गया। स्पेलिंग लिख लीजिएगा, PHYLLOQUINONE, फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको समझाया कि सूर्य का प्रकाश विटामिन डी से मिलता है, बट ये सारे विटामिन के नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले यूरोपीय के नाम बताइए। बताइए, पहले जो यूरोपीय थे वो कौन से थे भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाले। देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले थे 1498 में पुर्तगाली। 1498 में पुर्तगाली आए थे, ठीक है, भारत, जिसमें था वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा जो कि भारत आया था। कब आया था? 1498 में। समुद्री मार्ग की खोज इसी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीट। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय पूछा है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है। तो देखो मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी। अब काफी लोग पूछेंगे वाशिंगटन डीसी है कहां? ठीक है ना, क्योंकि वाशिंगटन डीसी भारत में तो नहीं है, तो कहां है? यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए में है वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वहीं पर स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन है। पक्के कुछ वाग्य अभ्यारण्य लिख के लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्के वाग्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पक्के वाग्य अभ्यारण्य, जो अभ्यारण्य बहुत हमारे टोटल अगर अभ्यारण्य पूछे जाएं तो 18 है, 18 याद रखिएगा। पक्के वाग्य अभ्यारण्य ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, लिख के चलिएगा सारी चीजें। पक्के वाग्य अभ्यारण्य किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की मुझे 2 ऐसे लोक नृत्य बता दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं। एक तो होता है रेखम पाड़ा। क्या होता है? रेखम पाड़ा। सेकंड है पोपीर। पोपीर भी लोक नृत्य है। ठीक है, रेखमपाड़ा, पोपीर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। कोशिका की खोज किसने की थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी भी कठिन बन जाता है जब हम एग्जाम में जाते हैं, तो इजी भी कठिन लगता है हमें। ठीक है ना, तो किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। हाँ, सारी चीजें पता होनी चाहिए। अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि हमें सब आता है, क्योंकि किसी को भी सब कुछ तो आता ही नहीं। चलिए, कोशिका की खोज किसने की? प्रश्न का आंसर आपको पता है तो बताएं, नहीं पता तो सीखें। मैं आपको बता दूं, सेल। कोशिका को क्या बोलते हैं?
सेल। सेल का जो खोज किया वो किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। कब की थी? 1665 में की थी, 1665 में की थी रॉबर्ट हुक ने। और जो सेल की खोज की थी तो ये किया था एक लकड़ी के कॉर्क पे, एक लकड़ी के कॉर्क पे। जैसे आपने देखा होगा कोई बॉटल होती है, उस पर एक ढक्कन लगा होता है, वहां पे लकड़ी का लगा होता है, तो उस तरीके से बॉटल में, वाइन शॉप में, परफ्यूम में, तो लकड़ी का कॉर्क के ऊपर की थी। तो वहां से इसमें क्या ना ऐसी ऐसी संरचना मिलती है शेल में, छोटी 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 छोटी, मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा आपको संरचना मिलेगी सेल में। रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया 1665 में। ठीक है, चलिए समझा पा रहा हूं, आई तो आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां स्थित है? देखिए ये पड़ता है नोक्रेक। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप हमेशा याद करिएगा। मेरे पढ़ाने के बाद भी ये चीजें आपको रिवाइज करनी है। बायोस्फीयर रिजर्व नोक्रेक कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मेघालय में। कहाँ पड़ेगा भाई लोग? मेघालय में पड़ेगा नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। कुछ लोग बोल रहे हैं पढ़ा फास्ट रहे हैं। पढ़ाने के लिए देखिए फास्ट ही पढ़ाना पड़ेगा। आधा घंटे की क्लास में ऐसा नहीं है कि मैं आपको घंटे भर का टाइम आपका खराब करूंगा। कम समय में समझिए बात को। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था ये आज, है ना। और नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बता दिया मेघालय में, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए ये रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चन आप। अब ये यहीं पे इसने पूछ लिया पहला बायोस्फीयर रिजर्व। अब पहला कैसे बताएंगे? पता ही नहीं है, तो सीखेंगे तो आएगा। पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी, जिसे 1886 में बनाया गया। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1886 में बनाया गया था। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए पुस्तकें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में मैं आपको कराता जा रहा हूं, याद रखिएगा, नोट्स बनाइएगा। पुस्तक, इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सॉरी मैं भूल गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ये बुक को लिखा है, फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, अच्छा इनके बारे में एक और इंफॉर्मेशन ऐड बताइए, ये कौन है भारत के? तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? पहले उपराष्ट्रपति हैं भारत। ठीक है, हाँ। अब पहले उपराष्ट्रपति। ओके, सेकंड क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो बताया जाता है, हैंडलूम डे है, नेशनल हैंडलूम डे, वो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए हैंडलूम दिवस आपको बता दूं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस महात्मा गांधी के द्वारा दिया हुआ 2015 में, 2015 में ये स्टार्ट हुआ था बनाना, और ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? 7 अगस्त को ये मनाया जाता है। समझ में आ रही चीजें आपको? ठीक है, 2015 से स्टार्ट हुआ, 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? स्पेशल डेज याद रखिएगा, अधिकतर प्रश्न बनता है। ठीक है, ये हो गया वर्ल्ड कैंसर डे, सॉरी वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बात बता दूं ये आपको, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट
प्लेइंग इट माई वे है, माई वे रखा गया है। तो ये इजी क्वेश्चन है वैसे तो। मास्टर ब्लास्टर किसे बोलते हैं समझते हैं आप? मास्टर ब्लास्टर किसे बोलते हैं? मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं इंडियन क्रिकेट की बहुत बड़ी हस्ती सचिन तेंदुलकर को, है ना। उन्हीं की आत्मकथा है, यानी कि उन्हीं की पब्लिश की हुई किताब है ये, जिसे हम बोलते हैं प्लेइंग इट माय वे। ठीक है। इनकी सेकंड पुस्तक है एक और, आप उसको भी याद रखें, चेज योर ड्रीम। चेज योर ड्रीम। ठीक है। 22 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे से समझाए हैं आपको, एक बार दोबारा से समझ लीजिए जिससे आपको याद रहे। ड्रोन नीति वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सीएम कौन है फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के? सुखविंदर सिंह सुक्खू। पहले कौन थे 2022 में जब ये योजना को उन्होंने एग्रीगेट किया था? वो थे जयराम ठाकुर। सूर्य के प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश का स्रोत विटामिन डी। बाकी मैंने विटामिन के नाम आपको बताए थे, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फाइलोक्विनोन। ठीक है। ओके। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाल का वास्को डी गामा 1498 में आया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 15 क्वेश्चन, पक्के भाग्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पक्के भाग्य अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दो मेरे को बता दीजिए क्या बोलते हैं लोक नृत्य, तो मैंने बताया पोपीर और रेखमपारा। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 में, जो एक लकड़ी का कॉर्क होता है उसके ऊपर की थी। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मेघालय में है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? नीलगिरी में है। इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। विश्व कैंसर दिवस का 4 फरवरी। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माय वे है रखा गया है? सचिन तेंदुलकर की है। सेकंड बुक है चीज योर ड्रीम। आई होप आपको समझा पाया हूँ, बहुत अच्छी सी क्लास है, एक बार समझ लीजिएगा। प्रॉपर डेली आपको 1 क्लास मिलने वाली है। 20 क्वेश्चन दिखने में है, 20 क्वेश्चन होते नहीं है। एक बार अगर आपने पूरी ये सीरीज मेरी ज्वाइन कर ली, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बार बार एक ही चीज बोलूंगा, पढ़ने पर ध्यान दे दीजिए। 4 से 5 महीने अपने ऊपर दे दीजिए। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे के वो सभी एग्जाम के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लीजिएगा, बार बार आपको समझ आएगा। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आपका पढ़ाई कर लीजिए, अभी स्टूडेंट लाइफ है, कुछ कर लीजिए, उसके बाद सारी चीजों को स्किप करिए। अभी फिलहाल स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, नमस्कार।